नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातों का, ऐसे सवालों का जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। वो आपके ऑफिस से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, वो आपकी ज़िंदगी के जुड़े हुए कुछ पहलुओं से हो सकती हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। तो इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में हम इन सब समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ होंगे हमारे गाइड, हमारे गुरु, द मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर संजय बयानी जी। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम साक्षी महर्षि है। मैं बहुत शानदार नाम है साक्षी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ नाम खोजे और टॉप लड़कियों के जो 5 नाम है उसमें एक नाम साक्षी है। धन्यवाद सर। और साक्षी जिसको समझ में आ जाता ना, उसको सब समझ में आ जाता है। हाँ जी जिस सर। रोज आदमी खुद के मन को, खुद के शरीर को, खुद के वाइब्रेशन को, खुद के एनर्जी को जब देखने लग जाता है और उसका विटनेस बनने लग जाता है तो कमाल का बन जाता है, अपने मन को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाता है। तो एक शानदार नाम आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे अपने मैं भी देना चाहता हूँ। और मैं आज यहाँ आने के कारण, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत शानदार सवाल पूछोगी। और क्या आप तैयार हो इसके लिए? जी सर। तो चलिए साक्षी, फिर आपका समय चालू होता है। आप सर, मेरा सवाल ये है कि सर आजकल समाज में जैसे हम देख रहे हैं, पहले निर्भया कांड हुआ था, खूब चर्चाएं हुई थी और उसके बाद पता नहीं कितनी निर्भया हो गई। तो सर मेरा ये सवाल है कि सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब क्यों हो रहा है? बिल्कुल साक्षी, निर्भया के बाद में अभी हैदराबाद में घटनाएं हुई, राजस्थान में घटना हुई, हाँ जी और सर। अभी हाल ही में यूपी में कुछ घटनाएं हुई। सब लोग अपराधी को सजा दे देना चाहते हैं, लटका देना चाहते हैं, और सबके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है और कोई भी अपने गुरबान में देखने को तैयार नहीं है। हाँ। मैं सच बोलूंगा, पता नहीं लोगों को प्रिय लगेगा या नहीं लगेगा, पर साक्षी अगर सच में देखे ना तो हम अपने आप से सवाल पूछें। सब घरों में ये सवाल पूछा जाए कि हमारे घर में पुरुषों का बर्ताव महिलाओं के प्रति किस दर्जे का है। मुझे लगता है कि साक्षी देखिए ना, एक बच्चे का पिता जिस तरह से उस बच्चे की माँ के साथ व्यवहार करता है, बच्चा जाने अनजाने वो व्यवहार करना सीख जाता है। वो सभी महिलाओं को उसी नज़रिए से देखने लगता है। और मुझे लग रहा है ये हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि एक पिता चाहता है कि बच्चा अपनी माँ से बहुत ग्रेसफुल पेश आए, पर वो खुद नहीं आना चाहता। मुझे लगता है यहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है हर पिता जो इससे आहत है इस घटनाओं से, उसे आज संकल्प लेना चाहिए कि उसका व्यवहार अपने घर में और बाहर की महिलाओं के साथ जैसा होगा ना, वो आसपास उसी तरह के व्यवहार देखेगा, क्योंकि हर घर से ये सब चीज़ चालू हो रही है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर मुझे ऐसे लगता है कि ये सब जो हो रहा है उसमें खुद महिलाएं कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। शुरुआत से जब महिलाओं पे हाथ उठाया गया, उनसे बदतमीजी से बात की गई, तो उन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगा ये उनका धर्म है। तो सर ऐसा क्यों हुआ? ये सोच कहाँ से पर साक्षी देखिए ना, महिलाएं आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन ये अब आया है। पहले तो लोग युद्ध ही किया करते थे, पर अब समय बदला है। अब महिलाएं शिक्षित हो रही है, अब वो आत्मनिर्भर हो रही है, अब उनमें एम्पावरमेंट हो रहा है। तो अब ये चीज़ों में सुधार आएगा, पर अभी तक तो ऐसा नहीं था, अवसर ही नहीं थे, और भारत और बल्कि पूरे एशिया में बहुत गरीबी भी थी। तो मुझे लगता है कि अब महिलाएं जैसे जैसे आत्मनिर्भर हो रही है, इन सब चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन अगर हम बहुत जल्दी ये सब चीज़ें कर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस काम में बहुत देरी ना लगे, तो मुझे लगता है कि आज ही सभी पुरुषों को, सब पिताओं को और सब भाइयों को ये संकल्प करना चाहिए कि वो महिलाओं के प्रति, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी बहन, इनके प्रति अपने नज़रिए को चेक करेंगे और बहुत ही उम्दा दर्जे का बनाएंगे। अगर ऐसा वो बनाएंगे तो मुझे लगता है उसका पूरा इफेक्ट पूरे समाज में दिखाई देगा।
और उससे बदलाव आएगा। और सर ये जो घटनाएं हो रही है इनसे हमारे पेरेंट्स डरते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि तुम घर पे रहो। तो सर घर पे रहने से क्या ये दरिंदगी ख़त्म की जा सकती है? तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझा पाएँ कि स्ट्रॉन्ग हमें बनना होगा, घर बैठने से नहीं बाहर निकल कर कुछ करने से होगा। तो पेरेंट्स की ये सोच ऐसी कैसे है कि घर पे बैठने से सब सही रहेगा? मुझे लगता है इसके लिए भी पेरेंट्स नहीं बल्कि कुछ हद तक आप अपना काम कर सकते हैं। पर मुझे बताइए ना, आज इतनी गर्ल्स है, अभी ये सब घटनाएं हुई, तो क्या ये सब बातें करने के लिए थी? क्या इससे हमें प्रेरणा नहीं मिल रही थी? क्या इसके बाद में हमारे को ये चेक नहीं करना चाहिए था कि हम अपने आप को शारीरिक रूप से सक्षम कैसे बनाएं? आज आप में कमजोरी है पर आप ताकत भी तो जुटा सकते हैं। सो हम कितने प्रयास किए? मुझे लगता है कि हर पिता अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, उसकी शक्ति को देखना चाहता है, और कोई भी पिता जो एम्पावर्ड गर्ल्स है उसको नहीं रोक पाता, उसको नहीं रोक सकता। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर भी है कि आप अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, सुबह व्यायाम करें, जूडो कराटे सीखें, नॉलेज बढ़ाएं। मुझे लगता है एम्पावर्ड गर्ल्स जो है वो बहुत भारी पड़ती है। सो जो काम किया जा सकता है वो करना चाहिए। और मैं सभी लड़कियों को कहना चाहता हूँ, चेक योर बॉडी। अगर वो बहुत कमज़ोर है तो आप शोषित किए जाएंगे। आप में जितनी भी ताकत है क्या आप उसका सही तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहला काम तो आप ही पे है, क्योंकि ये तो डार्विन का भी सिद्धांत है। कमज़ोर लोगों को तो ख़त्म किया जाता है, दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आप सक्षम बनिए, आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसको मजबूत बनाइए। और सर इन घटनाओं की चर्चा सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़कर की जाती है, तो सर क्या आपका ये मानना सही है कि इन घटनाओं की सोशल मीडिया पर तो इतनी चर्चा होती है जबकि समाज सरकार कोई कदम उठाने में नाकाबिल हो जाता है? बहुत ज़्यादा जब ये बातें चर्चा में आती है तो ये एक जनमानस बनता है। सो ये जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इस सोशल मीडिया पे ये सब बढ़ने से कहीं ना कहीं जागृति बढ़ती है और हम और अधिक अवेयर होते हैं। सो ठीक है सर, आपने मुझे समझाया, मुझे सच में समझ आया कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, क्योंकि एम्पावर होने के बाद साक्षी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ तुम क्या संकल्प ले रही हो? आप क्या करने जा रहे हैं? सर, मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मुझे शरीर से ही नहीं जबकि दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा। तुम शरीर से नहीं, शरीर से तो मजबूत बनना ही पड़ेगा, पर फिटनेस दिमाग पे ध्यान देना है, हाँ, अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है और अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि तभी एम्पावरमेंट होगा। और मुझे खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी है। दूसरी लड़कियां जो थोड़ी कमज़ोर है दिमाग से, शरीर से, उनको भी मुझे मोटिवेट करना क्योंकि है। किसी ने सही कहा है कि अगर किसी पड़ोसी के घर में पत्थर फेंका जा रहा है और आप आराम से उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर अगला नंबर आपका है। इसलिए अपने आसपास भी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे पड़ोस में आपने कभी देखा किसी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, हम उसे बर्दाश्त करते हैं, वो उस चीज़ को बढ़ाना होता है। मैं चाहता हूँ इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हम ऐसे आसपास होने वाली घटनाओं को रोकने की भी कोशिश करें ताकि वो घटनाएं बड़ा रूप ना ले सके। तो मुझे लगता है फिर हम एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि सभी युवा इससे कनेक्ट कर पाए होंगे, इससे रिलेट कर पाए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। और इसके बाद ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है द काउंसलर शो में। और मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि आप सब उन सवालों से रिलेट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब आप भी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। द काउंसलर। सर, मेरा ये सवाल है कि जब हमें पता है कि इंसान की मृत्यु निश्चित है तो फिर वो क्यों सारे जीवन भर संघर्ष करता रहता है, क्यों सफलता के लिए नकारात्मकताओं से घिरा रहता है और कोशिश करता रहता है सुख के लिए, लेकिन सर सुख आता ही नहीं और वो सारे जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन ये पता होता है एक दिन मरना है। तो सर क्यों हम इतना संघर्ष करें, क्यों हम दुखी हों? साक्षी, पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ, बहुत निराश हो गई हो, बहुत परेशान हो गई हो और जब ये सोचने पे मजबूर हो गई हो, ऐसा हुआ? हाँ सर। आमतौर पर हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और तब सोचते हैं हम जीते ही क्यों हैं। ये बहुत गहरा सवाल है और सभी युवाओं को समझ लेना चाहिए इस सवाल का जवाब। देखिए ना, आज सवेरा हुआ, शेर जागा, भूख की तड़प थी पर स्वाभाविक रूप से भागा, ये जानते हुए भी कि आज हिरन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शेर ने अपनी बेस्ट दौड़ लगाई,
और उसी समय हिरन भी जागा, उसके भी जहन में होगा कि मरना निश्चित है, पर वो भी अपनी तेज रफ्तार दौड़ा। ये प्रकृति की सहजता है, ये प्रकृति सहज रूप से सिखा रही है, और यही ज़िंदगी है और यही अफसाना है। मुझे लगता है लाइफ इसी को कहते हैं कि हर चीज़ बढ़ जाना चाहती है, हर चीज़ जीना चाहती है, जी लो भरपूर, फिर ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। मुझे लगता है जीना एक सहज प्रक्रिया है, और जब तक ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आती ना, आदमी वास्तव में जीता भी नहीं है। जब तक अंधेरी रात दिखे नहीं तो फिर दिन का क्या मतलब रह जाता है। जब हम गहरी अंधेरी रात देखते हैं और जब सनराइज़ होता है तब हमें मज़ा आता है। कहने का मतलब ये है, ज़िंदगी है तो कभी खुशी भी मिलेगी और कभी दुख भी मिलेगा, और ये सुख और दुख मिलके ही ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी ऐसा नहीं है सुख ही सुख का नाम है, ये सुख और दुख मुझे लगता है एक ही सिक्के के दो पहलू है, और हमें इन दोनों को एंजॉय करना चाहिए। अगर हम ये गहरी फ़लसफ़ा समझ जाए और हर दुख और हर तकलीफ़ से सीखने वाली बात हम उठा ले तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया बन जाती है। मुझे लगता है चंद्रगुप्त इसीलिए महान बने क्योंकि वो बहुत युद्ध किए, इसलिए नहीं कि उनके साथ चाणक्य रहे, या इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत युद्ध कौशल था, और इसलिए भी वो नहीं बने क्योंकि उनके पास एक शानदार कवच था। मुझे लगता है असली कवच होता है हमारा अनुभव, जो दुख से गुजरने के बाद मजबूत बनता है। इसलिए मैं सभी युवाओं को कह देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी है तो दुख भी आएंगे ही, ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं हुई जिसमें कोई दुख ना हो। इसलिए दुखों का स्वागत करो, और जिस रोज़ दुख ना आए उस रोज़ घुटनों के बल बोलो, बैठो और बोलो ईश्वर को, अरे दुख भेज, इतनी जल्दी क्या बुलाने की। अगर दुखी नहीं होंगे तो जीने का मतलब क्या रहेगा। इसलिए आइए दुख का स्वागत करें साक्षी, और दुख और सुख को जीवन का भाग माने कि हम अपना कुछ समय ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर के पास बैठे, ताकि हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाए और हमें सुख और दुख से भी ऊपर एक आनंद की अनुभूति हो सके। क्या कर सकोगे साक्षी? हाँ सर, और धन्यवाद सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मुझे समझ में भी आया कि इंसान को दुखों से सीख लेनी चाहिए, ना कि उनसे टूटना चाहिए। मेहनत करके बस आगे बढ़ना चाहिए। इसी नोट के साथ अगर ये बात समझ में आई तो मोगेम्बो खुश हुआ। आज के शानदार सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है द काउंसलर शो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रूपाली गुजराती है और मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। सर, मैं आपको थैंक यू देना चाहती हूँ क्योंकि द काउंसलिंग शो में आने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बढ़िया रूपाली, मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल निर्भय होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने मन की बात आज कर सको, क्योंकि जब मन और दिल की बात होती है ना तो शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। है ना? तो तैयार है आप लोग? यस सर। पूरा तैयार है? यस सर। चलिए तो फिर रूपाली, फिर आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर माता पिता के हर फर्ज को उनका बलिदान समझा जाता है, जबकि संतान के हर बलिदान को उसका फर्ज समझा जाता है। सर, समाज के अंदर उस बलिदान की कोई जगह ही नहीं हुई, संतान के बलिदान की, तो ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला है। शायद हम सब लोगों के दिमाग में, सब बच्चों के दिमाग में ये है ना कि हम करें तो ये समस्या और वो करे तो कुछ भी नहीं। देखिए, समाज जो है वो समाज में जो है बच्चे और अभिभावक दो चीज़ बनी हुई है और हम उसी से आगे बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा वयस्कता प्राप्त करता है, एडल्ट होता है अपने फादर और मदर की देखरेख में। तो मुझे लगता है ये जो हमारा परिवार सिस्टम है ये बेसिकली सीखने सिखाने की परंपरा है। पर मैं चाहता हूँ कि इस परंपरा में कुछ फंडामेंटल बातें हैं, क्योंकि एक लड़की आज 20 साल की हुई, उसकी मदर 40 साल की हो गई थी और उसकी मदर को उससे 20 साल का ज़्यादा अनुभव था, और इस एडल्ट को एक अनुभवी व्यक्तित्व से कुछ सीख लेनी थी। तो कुछ परंपराएं बनी जिसको फिर हमने अनुशासन बोला, जिनको हमने मातृत्व बोला, जिसको हमने गुरु तत्व बोला। तो मुझे लगता है कि एक फादर और मदर का एक गुरुत्व वाला कार्य होता है, वो गुरु होते हैं। और मुझे लगता है कि सीखने के लिए सबसे पहले विनम्र होना पड़ता है। कंडीशन ये है कि उसे
बहुत विनम्रता से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से भी ऐसे नहीं सीख सकते अधिकार समझ कर कि आप मेरे पिता है तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, आप मेरी माँ है तो ये आपकी ड्यूटी है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ही सौभाग्यशाली है कि एक माँ मिली है, एक अनुभवी व्यक्तित्व हमारे साथ हमेशा रहता है। कभी माँ की गलती भी हो जाए और अगर माँ उसके लिए अपने बच्चे से माफ़ी मांगने लग जाए तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा मांगा जा सकता है, पर मुझे लगता है कि उसमें रिस्क है। उसमें रिस्क ये है कि अगर माँ ने बहुत समय कई बार अपने गलती करने के बाद अपने बच्चों से माफ़ी मांगी तो बच्चा भी तो प्राउड ही हो रहा है, उसे अभिमान आ सकता है, वो माँ की माँ बनने की सोच सकता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि अगर अपनी मदर की भी मिस्टेक हो ना तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तब भी हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ये हमारे ही हित में है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ही हमारी ईगो है। तो मुझे लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सीखना है, हमें अल्टीमेटली सम्मान करना है उस व्यक्तित्व का जो हमारी देख रेख करता है, जो हमारे बारे में हर समय बेहतर सोचता है, उस किरदार का, उस व्यक्तित्व का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ऐसा ना समझे हम लोग कि कोई बलिदान करता है। हम सब लोग जो है एक दूसरे को केयर करने के लिए बने, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने के लिए बने। और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे समाज की एक परंपरा रही थी कि हम सब लोग सुबह उठ के अपने जो सीनियर लोग होते थे उन्हें विश किया करते थे। अब वो विश गुड मॉर्निंग में बदल गया है और कुछ दिखावे में बदल गया है और हम सब लोग ईगोस्टिक होते जा रहे हैं। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ ज़बरदस्त विनम्रता हो और ज़बरदस्त सीखने की परंपरा हो। सो ऐसा मत समझो। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ कोई त्याग और कोई अहंकार की बात नहीं है, यहाँ सीखने सिखाने की बात है। इसलिए मैं सभी बच्चों से भी ये चाहूँगा कि वो अपने माँ और बाबूजी इन दोनों का ज़बरदस्त सम्मान करें और इस बात के चक्कर में ना फंसे कि हमारे बलिदान को बलिदान नहीं समझा जाता। हाँ, ये व्यवस्था ही कुछ इस तरह की है, क्योंकि सीखना इसी तरह से होता है और विनम्रता इसी तरह से आती है। क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर अहंकारी हो जाए तो उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है। तो अगर गलती भी हो तो भी मुझे लगता है एक बच्चे को अपने पिता के प्रति विनम्रता नहीं खोनी चाहिए और कृतज्ञता माननी चाहिए और इस तरह का द्वेष और रोष मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पिता जो है उसके बारे में बहुत अच्छा ख्वाब दिखता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। क्या मुझसे पूरी तरह सहमत हो? यस सर, आपसे सहमत हूँ सर। जैसे हम हमारी बात रखते हैं उसको आर्गुमेंट क्यों कहा जाता है, आर्गुमेंट का नाम क्यों कहा जाता है? हम तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते हैं कि ये बात गलत है या सही है। फिर वही बात निकलेगी, क्योंकि बातें ही आर्ग्यूमेंट बन जाती है जब वो विनम्रता के धरातल से नहीं निकली होती है। कोई भी बात अगर विनम्रता के धरातल से निकलेगी तो आर्ग्यूमेंट रहेगी नहीं। कई बार हमें भी नहीं पता होता हम किस एटीट्यूड से बात करते हैं। वो बात करने का एटीट्यूड, एक ही बात को दो तरीके से बोला जाता है और दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। तो मुझे लगता है कि बातें भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उन बातों के पीछे आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह मुझे रूपाली इस बात का ख्याल आ रहा है और ये बात मैं समझाना चाहता हूँ कि चेक योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, उस पर ध्यान दो और वो अगर सही होगा ना तो मुझे लगता है फिर कोई बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि देखो ना, प्यार से किसी को बड़ी से बड़ी बातें भी समझाई जा सकती है, पर हमारा इंटेंशन ये उनके ईगो को हर्ट करना नहीं होना चाहिए। आई होप कि तुम मेरी बातें समझ पा रही हो। यस सर, थैंक यू सर। आपकी बात, जो आपने बोला मैं उस बात से सहमत हूँ। और सर आपकी जो बातें होती है वो बहुत मोटिव करती है, खासकर हम युवाओं को और हमारे पेरेंट्स को। तो सर आप थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत दिल से कि आपने इस शो के अंदर आने का मुझे दोबारा मौका दिया। वेरी नाइस रूपाली, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा रूप है और अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा तुम्हारा पर्सनैलिटी भी बन जाएगी तो मुझे लगता है लाइफ बहुत बेहतर जाएगी। आज आप आए और आपने बहुत शानदार सवाल पूछे। मुझे लगता है ये पेरेंटिंग और लर्निंग के लिए बहुत अच्छे थे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज के इस एपिसोड में दो अहम मुद्दों को उठाया गया जो कि रिलेटेड था आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन के पहलू से। इस तरह के सवाल लेके, इस तरह के नए मुद्दे लेके हम और भी आगे हाजिर होते रहेंगे आप सबके सामने इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में। नमस्कार।